general day-to-day life also, as a good human being, we should maintain two things. We must have good moral and very positive ethics. Yes or no? Yes, sir. ये तो आप मानते हैं कि then only we can say that we are a responsible person of the society, right? We are so responsible to our society because many things are relying on our education and our day-to-day activity. Because if you are doing PhD, right, so you will be so respectful person in the society, in your relatives, in your family, right? So to maintain that respect, from where the respect comes? Respect is not selling in the market, that go to market and purchase that respect. That depends upon our behavior, our attitude, our ethic, our morality. Yes or no? So these Yes, are sir. very, very important and sensitive parameters. If we are able to maintain every day, every moment, we are trying to maintain all these parameters, all these norms of the society, then only we will be getting respect. Yes or no? करें, इसके लिए सब सारा पैरामीटर्स हैं. देन जस्ट शुड थिंक कि आप जब रिसर्च करते हैं, आप कोई चीज नया चीज करते हैं, नया काम करते हैं, जिस पर आपका सोसाइटी, आपका सिस्टम डिपेंडेंट है. नो? अगर आप अभी बैठे अपने घर में, अभी आप फैन यूज कर रहे हैं, एयर कंडीशन यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इन्वेंशन. यस और नो? दैट इज ऑल्सो रिसर्च. क्योंकि अभी आप फैन का एग्जाम्पल ले, एयर कंडीशन का एग्जाम्पल ले, तो आज से 20 साल पहले जो एसी अवेलेबल था मार्केट में, या जो फैन अवेलेबल था मार्केट में, और आज जो अवेलेबल है, तो आप बहुत ज्यादा डिफरेंस पाएंगे उसमें. अनदर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि देखिए, आज घर बैठे बैठे अपन ऑलमोस्ट वी आर 35, राइट, टॉकिंग टुगेदर. Yes or no? Yes, sir. So this is the advancement in the technology. Yes or no? एक Yes, किस्म sir. का एडवांसमेंट है, इसलिए घर बैठे अपन फेस टू फेस बात कर पा रहे हैं, राइट? Then you can take the example of mobile phone. 10 years old mobile phone and today's mobile phone, how it is different and what are the additional features are there. ये सब कहाँ से हुआ? ये सब सारे के सारे all these are based on the research. Yes or no? हमारा जो डिमांड है, सोसाइटी का, ह्यूमन काइंड का जो डिमांड है, ऐसा नो, तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ के एवरी एक्टिविटी में, एवरीडे लाइफ में, जब हमारा मोरल हाई होनी चाहिए, हमारा एटीट्यूड, हमारा एथिक्स पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल वर्क कर रहे हैं हम, रिसर्च कर रहे हैं. जिसकी मैंने आपको एग्जांपल बताया, आप फैन यूज करते हैं, एयर कंडीशन यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, आप जूम ऐप यूज कर रहे हैं, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप ये सारे परिणाम किसका है? रिसर्च का है. ऐसा नो? तो सोचिए कि इस रिसर्च के लिए हमें किस तरह का इथिक को मेंटेन करना पड़ेगा, किस तरह का मोरल होनी चाहिए हमारी. समझ पा रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? Get your point? Yes, sir. Yes, sir. एवरीडे लाइफ में छोटी छोटी काम करते हैं कि हमारे घर को एक गेस्ट आता है, तो उस गेस्ट को हम क्या रिस्पेक्ट देते हैं, कैसे उसको इज्जत देते हैं हम, तो छोटी एक्टिविटी की तरह हम सोचते हैं. जब कि हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस रिसर्च पर हमारा सोसाइटी, हमारा इंटायर सिस्टम डिपेंडेंट है कि नहीं? ये सिस्टम डिपेंडेंट, यस है, बिकॉज वी आर यूजिंग जूम ऐप फॉर एग्जांपल, यू आर यूजिंग मोबाइल फोन, यू आर यूजिंग रेफ्रिजरेटर, यू आर यूजिंग वॉशिंग मशीन, micro oven, all those appliances we are using. So all these are the result of the research. So जब research yes or no? Yes, मैं sir. आपको जो आपका सब्जेक्ट कंटेंट है, हम बात में 2 दिन में कर लेंगे, डजंट मैटर. जो प्रैक्टिकली होनी चाहिए वो मैं बात कर रही हूँ अभी, ठीक है? जो प्रैक्टिकली होनी चाहिए हमारे अंदर, वो मैं बात करना चाहता हूँ, राइट? So it will be very easier to understand the subject concept. Almost it is what we are talking every day. That is the content of the syllabus.
but practically what we should do and what we should not do, that we must do. तो मैं बात कर रहा था कि अगर हम रिसर्च इतने बड़ा एक्टिविटी हम कर रहे हैं, इसमें हमारा एथिक 100% पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल बताया था कि एक इंसान चोर कैसे बन जाता है। बच्चा जब पैदा होता है चोर होकर पैदा नहीं होता है, वो सारे बच्चे एक किस्म का होता है, लेकिन वो अल्टीमेटली एक्सक्यूशन उसको चोर बनाता है, फाइनली वो रिनोन चोर बन जाता है। क्या हमें चोर बनना है? नहीं बनना है। हम क्यों नहीं बनना हमें? क्योंकि हम एक सोसाइटी का एक रेस्पॉन्सिबल टास्क करने जा रहे हैं, एक हम रिसर्च करने जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट आने वाले जनरेशन, आने वाले समय में इस सिस्टम में यूज होगा, कोई ना कोई उसको यूज करेगा अल्टीमेटली। कि हम जो भी आज के डेट में यूज कर पा रहे हैं, ये सारे के सारे क्या रिसर्च का रिजल्ट है। नाउ डेज वी आर यूजिंग 4G यूज करते हैं ना हम आजकल डेट में। इससे पहले क्या था? 3G था, इससे पहले क्या था? 2G था, और आने वाले समय में 5G आने वाला है, हमें पता है, ऐसा नो? तो ये 5G किसने लाया? कोई कंपनी ने नहीं लाया। ये 5G कोई कंपनी लेके नहीं आया है। कौन लाया 5G? यूजर्स रिक्वायरमेंट। हमारे जैसे लोग, हमारे सीनियर्स 5G को लेके आया मार्केट में, 6G को ले आया, 7, 8G तक लेके आ गया मार्केट में। तो वो जो रिसर्च कर चुके हैं पहले हमारे सीनियर्स, 2G, 3G, 4G, 5, 6, 7, 8, उसको आज की डेट में हम स्लोली क्या कर रहे हैं, उस पर हम अमल करने जा रहे हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। जस्ट एग्जांपल। तो समझिए कि जिस पर हमारा सोसाइटी, हमारा सिस्टम पूरे डिपेंडेंट है, उस सिस्टम में जब भी कोई एक्टिविटी हम करते हैं, उससे हमारा एथिक एकदम 100% पॉजिटिव होनी चाहिए। एथिक पॉजिटिव मीन्स हमें कोई गलत काम नहीं करना है, ऐसा नो? हमें कोई गलत काम नहीं करना है। अब हमें ये समझना है कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या हो सकता है, हमारे हाथ से गलती क्या हो जाएगा, क्या चीज मुझे नहीं करनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी मस्ट अंडरस्टैंड what we should not do and what we should do, so that our work, our research will be positive ethic and with very good moral, high moral. तो हमें क्या नहीं करनी चाहिए? एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वेरी फर्स्ट हमें स्टार्ट करनी है, जो आज तक काम हो चुका है, जिसने भी अपना काम को पब्लिश किया है पेपर के रूप में, आइदर जर्नल्स हो या कॉन्फ्रेंस हो या और कुछ भी हो, या बुक के फॉर्म में हो, तो वो जो पब्लिश हो चुका है, किसने किया? हमारे सीनियर ने काम करके, इंप्लीमेंट करके उसको पब्लिश कर दिया। तो उसको हम पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ में आता है कि भाई मार्केट में, सिस्टम में, सोसाइटी में क्या चल रहा है और आगे हम क्या कर सकते हैं, यस और नो? तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है? व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड कि जो काम हो चुका है, जो मैं कर चुका हूं, जो आप कर चुके हो, उस काम को अपने नाम से हम क्लेम कभी ना करें, नेवर। ये कभी नहीं करनी है हमें। सबसे पहली चीज मैं एकदम लेमैन की भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है? जो बुकिश नॉलेज है वो तो हम बाद में चर्चा कर लेंगे। सबसे एकदम ले लाऊंगा, मैं क्या बताऊंगा आपको कि जो काम आज तक किसी ने कर चुका है, कोई एल्गोरिथम किसी ने इंप्लीमेंट किया है, कोई नया मेथड को इंप्लीमेंट किया है, या कोई फ्रेमवर्क दिया है, कुछ भी रिसर्च एक्टिविटी किया है, किसी ने किया है और अपने नाम से उसको पेटेंट करवाया या क्लेम किया या पब्लिश किया है, उसको अपने नाम से हमें नहीं करनी है कभी। उससे हमें क्या मिलेगा? हमें सपोर्ट लेना है, उससे हमें एक रास्ता मिलेगा, हमें एक पाथ मिलेगा, एक ट्रैक मिलेगा, रिसर्च ट्रैक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आप एवरी डे 1 पेपर 2 पेपर पढ़ा करें, मंथली 15-20 पेपर पढ़िए, आप पढ़िए, उसको समझिए कि सीनियर्स ने क्या किया है रिसर्च में और क्या नहीं हुआ है, क्या गलत हुआ है, क्या सही हो सकता है, क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसको हमें समझना है और उस रास्ता पर चलना, न कि किसी काम को हमें अपने काम नाम से क्लेम करना कि मेरा काम। सिंपल सी बात, किसी काम को अपने नाम से हम क्लेम नहीं करेंगे। आपको बता दूं कि आज के डेट में रिसर्च पब्लिकेशन जो है ना, एक बिजनेस बन चुका है। इट इज ए बिजनेस। हमें बिजनेस में नहीं जाना है, हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है, जिससे कि हमारा नाम तो होगा ही, और आने वाले जनरेशन हमारा काम को अपने लाइफ में डे टू डे एक्टिविटी में इसको यूज करेगा, जैसे हम यूज कर रहे हैं अभी 4G यूज कर रहे हैं, 5G यूज करने वाले हैं।
एयर कंडीशन यूज कर रहे हैं, बल्ब यूज कर रहे हैं, ट्यूबलाइट फैंस यूज कर रहे हैं, हम रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं। इस सारे रिसर्च किसी ने किया और आज के डेट हम क्या करें, उसको यूज करें। इसी तरह से हम ऐसा कुछ करें कि आने वाले जनरेशन में, आने वाले सिस्टम में हमारा किया हुआ काम को इम्प्लीमेंट हो। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब हम किसी का पेपर पढ़ते हैं तो उस पेपर में जो भी कंटेंट है, जो भी रिजल्ट है, जो भी मेथड है, उससे हम नॉलेज ले, उससे हम क्या करें, नॉलेज ले और स्किल अपने आप में डेवलप करें। डेवलपिंग ए स्किल मींस जो नॉलेज हमने लिया उस पेपर से, कंटेंट से, उसको हम क्या करें, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, उससे समथिंग डिफरेंट फाइंड करने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी लाइन बताता हूं क्या हो सकता है, क्या मेजर ड्रॉबैक हो सकता है। अगर हमारा रास्ता गलत है, हमारा रिसर्च का ट्रैक गलत है, अगर हम गलत राह में चल रहे हैं, हमारा एथिक अगर सही नहीं है, हमारा रिसर्च एथिक इज नॉट गुड, देन व्हाट विल हैपन, मेनी ऑफ द रिसर्चर विल फॉलो द रॉन्ग पाथ, भटक जाएंगे। आज के डेट में भी बहुत सारे आपको पेपर मिलेगा ऐसा जो पेपर मतलब आपको स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है, कुछ भी छाप के रखा है। पब्लिकेशन हाउस तो बहुत हंड्रेड्स हैं, वो सारे के सारे पब्लिकेशन हाउस, मैं आपको बता दूं एग्जांपल, ऐसे से पब्लिकेशन हाउस भी है जो अभी आप पेपर देंगे आज शाम को और उनके अकाउंट में 1500 रुपये आप ट्रांसफर करेंगे, कल आपके नाम से पेपर पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी है जर्नल आपको कि 5000 देंगे और आपको 15 दिन पेपर पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी पब्लिकेशन हाउस है। और ऐसा पब्लिकेशन हाउस भी है जहां पर आप पेपर डालेंगे तो 90 डेज में या 120 डेज में या 180 डेज में आपको पहला रिव्यू आएगा और वो बोलेगा आपको, जस्ट मिनट सर, अगर हम बात करते हैं, we can find there are many journals who will take 90 days to 180 days to give you the first review। ऐसा भी जर्नल्स हैं। क्यों लेता है ऐसा? Do you know why they will take 6 months for first review? क्योंकि आपने जो काम किया है उस काम को वो जर्नल, वो पब्लिकेशन हाउस बहुत रिस्पेक्ट से देखता है कि भाई कोई रिसर्चर ने 6 मंथ्स मेहनत किया, 3 मंथ्स मेहनत किया है और वो पब्लिश करना चाहता है हमारे पब्लिकेशन हाउस के थ्रू, उसको अच्छे से देखा जाए। अच्छे से देखने का मतलब है कि उनके लिए जो प्रोसेस होता है, ऑडिबल इट इज it audible? Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. So they will give very serious side on your paper that the जो एक्सपर्ट होते हैं, डिफरेंट लेवल का रिव्यू होता है पेपर में। ठीक है ना, एडिटर होता है, एडिटर इन चीफ होता है, रिव्यूअर होता है, ब्लाइंड रिव्यू होता है, ब्लाइंड पीयर रिव्यू होता है। ठीक है ना, तो ये सारे प्रोसेस है। तो आपको 6 मंथ्स में पहला रिव्यू का रिजल्ट क्यों देता है? क्योंकि आपके पेपर के लिए उनको खोजना है कि एक्सपर्ट कौन हो सकता है इस डोमेन में। ये जो पेपर सबमिट हुआ है इसमें कौन एक्सपर्ट है जिसको मैं पेपर दूं और उसमें से सही और गलत निकाले। ठीक है, इसीलिए 6 महीना लगाता है, कभी कभी 9 मंथ्स भी लगता है, उसके पास एक्सपर्ट होता ही नहीं। हमने सबमिट तो कर दिया पेपर बट दे डोंट हैव एक्सपर्ट इन दैट डोमेन, so they'll try to search the expert from the market, from the society, from the system. Once they'll find, they'll transfer ship the paper and then they'll ask to please review this paper. इसमें क्या है फिजिबल, क्या है न्यू, क्या इनोवेटिव, क्या सोसाइटी में हो सकता है, इतना सारा एनालिसिस के बाद ही वो रिजल्ट देगा। रिजल्ट क्या होगा, या रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेड विद कंडीशन दैट रिव्यू। आपको मैनर चेंज और मेजर चेंज इतनी चीज होता है, या तो रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा या एक्सेप्टेंस विद मैनर और मेजर चेंज। तो फर्स्ट रिव्यू में आपका रिजल्ट आया, क्वेरी का आपने रिप्लाई किया, सेकंड रिव्यू में आपका एक्सेप्ट हुआ पेपर। सो ऑलमोस्ट इट टेक्स 1 year, sometimes 1.5 years to publish the paper। अब SCI का स्कोपस की बात करेंगे तो 1 साल से 1.5 साल तक लगता है पब्लिकेशन में। आप समझ सकते हैं कि एक पेपर आपने दिया, रातों रात पब्लिश हुआ 1500 रुपया में, समझे, और वही पेपर एक पब्लिकेशन हाउस में आप डालते हैं तो आपको लगा 1 साल कम से कम, जिसमें आपको बार बार रिव्यू रिजल्ट आया, कमेंट किया और आप उसने रिप्लाई किया, फिर जाके एक्सेप्ट हुआ पेपर। तो सी द डिफरेंस, आप डिफरेंस को एनालिसिस करिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि जो 1500 रुपया में जो 2000 लेके पब्लिश करता है उसको आपके पेपर कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, जस्ट दे हैव ओपनड अ शॉप और उसको दुकान चलाना है।
उसका अपना गुजारा करना है, महीना का 20,000, 30,000, 50,000 कमाना, जिंदगी जीना है। आपका रिसर्च क्या है, सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आगे आगे रिसर्चर के लिए क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या राह भटक सकता है, दे डोंट बॉदर अबाउट दैट। उस केस में अगर हम पेपर 1500 रुपया दे के रातों रात पब्लिश कराते हैं, तो आगे आपके जो जूनियर आएंगे, रिसर्च करेंगे, अगर वो पेपर को पढ़ते हैं, अगर पेपर का कंटेंट सही नहीं है, तो क्या होगा, राह भटक जाएगा। जो राह में चल रहा है, जो पाथ में, जो ट्रैक में, आउट ऑफ ट्रैक होगा, और सोसाइटी में जो सिस्टम में जो चल रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल होगा। आर यू बिलीविंग माय पॉइंट? क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंडिंग, दिस एंटायर सिस्टम इज डिपेंड ऑन द रिसर्च, और रिसर्च का सही रिजल्ट ही हम यूज कर पा रहे हैं, इस सिस्टम सही मायने में चलता है। और इसमें अगर फिल्टरिंग नहीं हो, इसमें अगर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो, तो सोसाइटी क्या होगा, रिसर्च एरिया क्या होगा, हम राह से भटक जाएंगे, हमारा सिस्टम जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। यस और नो? आज देखिए, अब आप 2G पहले यूज करें, फिर 3G, 4G, एंड देन नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर दी 5G। एक ही बार 5G में क्यों नहीं पहुंच गए? सोच सकते हैं, जस्ट थिंक इन योर, कि 5G में क्यों नहीं पहुंच गए हम? क्या लिमिटेशंस है, क्या कंस्ट्रेंट है, क्या इंटीग्रिटी है, क्या हम कर सकते, क्या नहीं कर सकते? There are many things which you can understand from this because it is a part of research. तो जब हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च एक्टिविटी हम क्लेम करते हैं कि हमारा काम है, तो उस काम में हमारा इथिक वेरी वेरी पॉजिटिव, हमारा इथिक, हमारा मोरल निगेटिव नहीं होनी चाहिए। निगेटिव नहीं होनी चाहिए मतलब हम किसी का कुछ कॉपी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे जो मेथड, जो एल्गोरिथम्स जो किसी ने इम्प्लीमेंट किया है, जो यूज किया है, उससे हम सीखेंगे और खुद से करके स्किल डेवलप करेंगे और नया सिस्टम, एक नया सेटअप बनाएंगे। इसमें आपको डिफरेंट लेवल्स होता है, हम धीरे धीरे देखेंगे, आपको सब बताएंगे डे बाय डे लेक्चर में, कि जैसे आप लोग सुने होंगे कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, एच इंडेक्स क्या होता है, साइटेशन इंडेक्स क्या होता है, ये बहुत सारा फैक्टर है, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्टर्स का मैं एकदम समरी बताया आपको, कि अगर हम सही हैं, हमारा एथिक्स सही है, और हम अपने काम को क्लेम करते दिस इज माय ओन वर्क, देन ऑटोमेटिकली हमारा पेपर का एच इंडेक्स, जॉर्नल इंडेक्स और आपको इम्पैक्ट फैक्टर हाई मिलेगा। क्यों मिलेगा? किसी जर्नल का 6.5 है इम्पैक्ट फैक्टर, किसी का 0.5 है, किसी का 0.9 है, 0.3 है, किसी का 0.2 है। क्यों है? व्हाट इज दैट? किसने कितना स्टैंडर्ड मेंटेन किया? दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप इन माइंड, कि आज की डेट में जो पेपर एससीआई जर्नल में है, ओके, एससीआई लिस्ट में है या थॉमस रीडर लिस्ट में है, स्कॉपस में है, ये जरूरत नहीं है कि कल जाके वो रहेगा उसमें। समझे बात को? जो पेपर आज के डेट में एससीआई इंडेक्सिंग में है, इंडेक्सिंग में है, doesn't mean that after 3 months also or after 6 months also it will be in the SCI index. No. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पब्लिकेशन हाउस, वो जर्नल जो आज के डेट में मेंटेन किया स्टैंडर्ड को, वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वो बायस्ड हो गया, वो मनी मेकिंग कंसेप्ट हो गया, वो पैसा लेके क्या करने लगा, मतलब कम वेटेज वाला, कम स्टैंडर्ड का पेपर भी छापने लगा। तो जो आपको मेजर करता है, स्टैंडर्ड मेजर करता है ऑर्गेनाइजेशन, वो जब देखा कि ये पब्लिकेशन हाउस, ये जर्नल पर्टिकुलर जो है वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहा है, अब जो भी कारण हो, कारण तो यू नो वेरी वेल कि मनी मेकिंग की बात है, बायस्ड हो गया कि चलो पैसा लो छाप दो, पैसा लो छाप दो। जब पैसा पर खेल गया तो क्या हुआ? स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाया। लेकिन जो मेजरिंग एजेंसी है, जो मेजर करता है, वो देख रहा है कि स्टैंडर्ड घट रहा है, तो क्या होगा? उस जर्नल को जो आज के डेट में एससीआई में है या स्कोपस में, उसको अगले साल क्या करेगा? उसको हटा देगा उससे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोई जर्नल आज के डेट में नहीं है एससीआई में, स्कोपस में, लेकिन आफ्टर 3 months यू कैन फाइंड दिस जर्नल केम इनटू द एससीआई इंडेक्स। तो साइंस स्टेटस इंडेक्स में कैसे आ गया? क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड है, सर्टेन पैरामीटर्स आर देयर, these parameters must be maintained, these parameters must be maintained। जब सारे पैरामीटर्स मेंटेन होता है, ऑब्वियसली it will meet to a particular standard and then only it can claim to SC or Scopus or Thomson Reuters। ठीक है ना? तो अगर हम जर्नल की बात कर रहे हैं तो किस तरह से करता है? अगर हमारा रिसर्च,
फाइनली अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, जब रिसर्च करते हैं, रिसर्च में भी क्या होता है, हमारा जो भी वर्क हो रहा है, हम मॉड्यूल वाइज वर्क किए, 1 2 4 मैक्सिमम जाएंगे, अब सारे वर्क्स को हम क्या करते हैं, हम पब्लिश करेंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी ऐसे जर्नल पब्लिश करेंगे। क्योंकि मॉड्यूल्स होता है आपका, डिफरेंट मेथड से आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि माय वर्क इज माय प्योर ओन वर्क एंड इट इज दी feasible to the society and very efficient, whatever it is, some parameters, time efficient or cost efficient or space efficient, whatever it is। तो उस पैरामीटर से आपने पेपर को छापा और आपने क्या किया, इस पब्लिकेशन को दे दिया। तो आपका काम जब इंडिविजुअल काम जब मेंटेन स्टैंडर्ड को, तब जा क्या होगा, उस जर्नल का स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। क्योंकि जर्नल में आपकी तरह हमारे तरह हजारों लोग क्या है, पेपर को कम्युनिकेट करता है, ऐसा नो। लाइक दैट हमारी तरह क्या होता है, thousands of scholars are there, they are doing the research and they are communicating to the journal। तो हमें अपने लिए देखना है कि हमने जो काम किया, whatever I have done so far, it must be theft free, इससे हमारा कोई चोरी नहीं है, हमारा प्योर वर्क है, हम किसी सजेशन नहीं लिया है। जो फंडामेंटल है, जो ट्रेडिशनल फंडामेंटल थियरी, उसको तो हम हेल्प लेंगे, लेकिन जो हमने क्लेम किया है, दिस इज द मेथड, एयर कंडीशन 3 स्टार 4 स्टार, राइट, और आपने क्या किया, 5 स्टार लगाया उसमें, यू आर क्लेमिंग द नाउ इट इज 5 स्टार, तो 5 तो नहीं हो गया ना, 5 स्टार सर्विस आपको मिल रहा है, राइट। टिल नाउ इट इज ओनली 3 स्टार और 4 स्टार, नाउ यू आर क्लेमिंग दैट इट इज 5 स्टार। तो आपको दिखाना पड़ेगा 3 स्टार का सर्विस क्या था और आपका जो 5 स्टार क्लेम किया है, उसमें सर्विस में डिफर क्या है, क्या एफिशिएंट है, ये क्या बेहतर है एग्जिस्टिंग से। तो आपने जो किया काम, उसने क्लेम किया, इसमें आपने कहीं से कुछ बायसिंग नहीं किया है, किसी से कुछ चोरी नहीं किया आपने। मैं तभी तो आपको एकदम एक सरफेसली बता रहा हूं, मैं आपको धीरे धीरे डेपली बताऊंगा क्या हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। लेकिन मैं आपको फिर एक सर्वे में बताऊंगा कि अगर हम रिसर्च में इथिक मेंटेन नहीं करते हैं, पब्लिकेशन में इथिक मेंटेन नहीं करेंगे, तो हमारा रिसर्च फील्ड जो है भटक जाएगा और आने वाले जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बच जाएगा। I have seen some of the doctorate, okay, he or she has claimed that I have 18, 20, 30 publications. You cannot believe. I should not share, but you are my students, let me tell you. So that you should be careful. Somebody is claiming that I have 30 publications, okay, but in actual, if you find those publications, or 30 publications, you can find only 2 or 3 publications, that too also very local journal. Rest of 27 journals or papers are there, they are good publications, but simply they have replaced the name. The publisher has replaced the name, and for local communication, for getting the job, they have shown that this is my publication, but in actual that publication is somebody else publication। तो ये तो आपको बहुत नीचे स्तर का हो गया ना, इतने नीचे तो खैर हम कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि पब्लिकेशन किसी का और का है, आपने क्या किया, पीडीएफ है, उसको कन्वर्ट करो वर्ड में, नाम चेंज करो और वो अपने रिज्यूम में लगा दो कि मेरा पब्लिकेशन हो गया, ठीक है। ये भी होता है, नहीं तो बहुत गहरी है हालत हुई, बहुत ही नीचे स्तर का बात है, ऐसा नहीं करनी चाहिए काम, फिर भी मैं बता रहा हूँ ये तक होता है। दूसरे क्या हो सकता है मैं आपको बताऊंगा आगे आगे जाके, कि हमने किसी का मेथड लिया, मेथड छोड़ा है। आप देखो म्यूजिक भी चोरी होता है ना, संगीत चोरी होता है ना, होता है, कंपोजर चोरी करता है, पता है आपको, आई होप ऑल ऑफ यू नो, म्यूजिक कंपोजर चोरी करता है, नहीं करता है? यस सर, करता है ना, राइट। तो चोरी तो हर जगह होता है। यस सर। म्यूजिक अगर था, मैं उसमें कपल ऑफ लाइन चेंज तो करनी है हमारा, ठीक है ना, लेकिन हमें वो चीज नहीं करनी है, उसका इम्पैक्ट बहुत ही बैड, आपको कंटेंट शो करूंगा बाद में, ठीक है, मैं आपको विद प्रूफ आई शो यू द कंटेंट की क्या बैड हो सकता है। इसलिए ओवरऑल ये होता है कि हमारा रिसर्च में हमें इथिक को मेंटेन करना है, क्योंकि वी आर सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द सिस्टम, जो आपको बहुत सारे बता चुका हूं।
वी आर सो एंड सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ द सिस्टम एंड सोसाइटी। इसलिए हम कभी भी रिसर्च में ऐसा कुछ ना करें जिससे कि आने वाले जनरेशन में आने वाले स्कॉलर्स भटक जाए कुछ गलत। आप सब जब भी पेपर पढ़ेंगे, रिव्यू करेंगे, आप सब एक ख्याल रखें कि अच्छे जर्नल से, अच्छे कॉन्फ्रेंस से आप पेपर को लें। लोकल पेपर में आप कभी ना जाएं। हाँ, लोकल पेपर मिलेगा, निगेटिव से भी पॉजिटिव होता है, निगेटिव से भी पॉजिटिव निकल के आता है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो आप कम स्टैंडर्ड का पेपर पढ़ेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि भैया कितना गलती किया इस पेपर वाला ने, ये पब्लिशर ने क्या किया, सीखने को। लेकिन आपने काम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसको, ठीक है ना। तो हमें ये चीज देखना है कि हमें पेपर पढ़ना है वो अच्छे पब्लिकेशन हाउस का हो। जैसे IEEE का मैं क्या बताया उस रोज कि आप कॉन्फ्रेंस में कम जाए, 20% to 30% कॉन्फ्रेंस का वेटेज दें हम रिव्यू के लिए, और 60 to 70% आप ट्रांजैक्शन का दें, जर्नल का दें। इसी तरह से आप साइंस डायरेक्ट में, स्प्रिंगर में जाएंगे, स्क्वायर में जाएंगे, जहां भी जाए, जिस पब्लिकेशन से आप ले, आप उसका मैक्सिमम क्या करें, ट्रांजैक्शन में जाए। क्योंकि कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, फिर जाकर मनी मेकिंग का कंसेप्ट होता है। आप जहां भी जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन फी लगेगा आपको 1500 रुपया या 2000 या 4000 या 6000, ठीक है। यू कैन नॉट बिलीव, मैं 2015 में एक पेपर एक्सेप्ट हुआ था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके में, आई वाज देयर इन कैम्ब्रिज। तो उसका क्या था कि 30,000 रुपीज था, 30,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी IEEE का था। लेकिन बहुत रिनोन्ड था वो कॉन्फ्रेंस, इवन आई पेड 30,000 रुपीज, दैट वाज सो हाईली स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंस। अल्टीमेटली क्या है, मनी मेकिंग तो है वो, क्योंकि आपने 6 मंथ्स काम किया, 1 साल काम किया पेपर पर, और उसको पब्लिश करने के लिए आपसे 30,000 20,000 चार्ज कर रहा है वो, तो दैट इज नॉट गुड। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कॉन्फ्रेंस सारे सारे खराबी होता है, वो दैट इज अप टू यू, कि आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है, आप माइंड से कि भाई कौन सा पेपर को हम पढ़े, कौन सा ना पढ़े। तो जो आपका ट्रैक स्टडी होगा आपके डोमेन में, वो ट्रैक स्टडी से आप पता कर सकते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ या जो मैं पढ़ने वाला हूँ इसमें कितना गलत है कितना सही। क्योंकि अगर आपने 10 पेपर पढ़ लिया तो 10 में से आपको जो कंसेप्ट मिला, जो आपको नॉलेज मिला, देन एट दैट पॉइंट कैन जज दैट कि 11th पेपर में क्या गलत है या क्या सही है। आर यू गेटिंग पॉइंट? जब आपने 10 पेपर को पढ़ लिया है, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने जो स्टडी किया है, जो हमें नॉलेज मिला है, सही ट्रैक में जा रहा है। 11th पेपर कुछ ऐसा आया मेरे सामने जिसमें कुछ बकवास लिखा है, यू कैन डिसाइड नहीं है ये हमारे काम का नहीं, इसमें कुछ फालतू बात है, ठीक है, उसको नेगेटिव कमेंट लिखकर आप साइड कर दोगे। इसलिए बोलता है बिगिनिंग में आप एकदम जाएं, जर्नल पेपर पढ़े आप, जर्नल पेपर, इसलिए जर्नल के पेपर में कभी से आपको उसमें गुड मोरल, गुड एथिक्स से पेपर पब्लिश किया जाता है। उसमें उसका प्रोसेसिंग आपको साल भर, 1.5 साल, 2 साल लगता है। यू कैन बिलीव, एल्सेवियर मैंने एक पेपर कंप्लीट किया था मेरा पीएचडी अवार्ड से पहले। जब मेरा पीएचडी अवार्ड हो गया, आफ्टर 6 months ऑफ पीएचडी अवार्ड, एल्सेवियर सेंड मी द मेल दैट योर पेपर इज एक्सेप्टेड विद सर्टेन चेंज आफ्टर 2 years। कैन यू बिलीव इट? 2 साल के बाद रिजल्ट आया कि आपका पेपर में चेंजेस है, इसको चेंज करें, हम पब्लिश करेंगे। जबकि मेरा पीएचडी हुआ 6 months हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मेरा पेपर था उस पेपर एक्सपर्ट उनको नहीं मिला होगा, 1 साल 1.5 साल ट्राई करने के बाद मिला होगा, देन ओनली दे आर एबल टू प्रोसेस द पेपर। तो सीधी सी बात है कि एल्सेवियर का पेपर पढ़ेंगे तो आप जो भी पढ़ेंगे आपको सही चीज मिलेगा, तो सही चीज मिलेगा, और उसमें हमें साथ हमारा कंट्रीब्यूशन वही होनी चाहिए। वॉट एवर दे आर मेंटेनिंग IEEE और एल्सेवियर जो भी है पब्लिकेशन हाउस जो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन होने चाहिए। We must have certain contribution, 2%, 5% or 10%. So for that contribution, we must maintain क्या क्या होता है, जब हम सिलेबस में जाएंगे तब बताएंगे आप, ठीक है। सो आई होप टुडे का सेशन इतना ही रोके हम, आप सब कुछ क्वेरी पूछ सकते हैं प्लीज।